देखा एक वॉइस सही नहीं आ रही, काम था दे। हाँ कल पढ़ा था आपने पश्चिमी घाट के बारे में और आज पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। और पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ तक था, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है ना। और इसका विस्तार पूर्व तटीय क्षेत्रों में जो राज्य स्थित या पूर्व तट पर कितना पूर्वी तट पर जो राज्य स्थित है वहाँ पर स्थित है पूर्वी तट पर। और ये राज्य किस कहाँ ये कहाँ था, पश्चिमी तट पर है। अब देखना चाहिए सबसे पहले विस्तार इसका पूर्वी तट का विस्तार। पूर्वी तट का विस्तार पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है ना। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, ठीक है। अगले इसकी लंबाई इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। अगले पूर्वी घाट सतत न होकर पूर्वी घाट सतत न होकर असतत है। पूर्वी घाट सतत न होकर कैसा है, असतत। मतलब ये श्रेणियों में बटा हुआ है ना, और बीच के अंदर ये कटा फटा है ना। तो आगे इसका भाग 20 बीच में कटा फटा है। आगे इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। आगे नदी अपरदन के कारण इसकी क्रमबद्धता समाप्त हो गई है। अगले को पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है।
क्योंकि यहाँ पर अप्रदन अधिक हुआ है। अगले इसकी श्रेणियां भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। एक नंबर उड़ीसा। उड़ीसा में देखो महेंद्रगिरी है ना। उड़ीसा में क्या करता है? महेंद्रगिरी। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नला मलाई है ना, नला मलाई, नला मलाई है ना। पालकोंडा, पालकोंडा है ना। और अभी ये है वेलिकोंडा, ये कहाँ है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश। श्रेणियां आंध्र प्रदेश में है। अगले उसके बाद देखो तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु में जावेली, जावेली, सेवराय, सेवराय की श्रेणियां स्थित है। आगे देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। नीचे देखो अन्य चोटियां, पूर्वी घाट की अन्य चोटियां। विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी, अरमाकोंडा चोटी है ना, अरमाकोंडा चोटी। ये पूर्वी घाट पूरा है। अब सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर देखिए ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर देखिए। तो अंतर सबसे पहले तो इसका विस्तार,
मतलब पश्चिमी घाट का कहाँ है और पूर्वी घाट का कहाँ है वो लिखना। उसके बाद औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की कितनी है और पश्चिमी घाट की कितनी है। उसके बाद लंबाई पूर्वी घाट की कितनी है और पश्चिमी घाट की कितनी है। उसके बाद मतलब सतत कौन सा है, सतत कौन सा है पश्चिमी घाट, और लंबा कौन सा है पश्चिमी घाट, है ना। और उसके बाद असतत कौन सा, मतलब श्रेणियों के रूप में विभाजन है ना, बीच में तो कुछ भाग रिक्त है, उसके बाद श्रेणियां, उसके बाद कुछ रिक्त है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या हुआ था, अपर्दन, क्या हुआ था, अपर्दन, और अपर्दन के कारण यहाँ बीच में क्या हुई, जगह, देख दोगे ना फिर। और उसके बाद प्रमुख श्रेणियां लिखनी है ना, जैसे उसमें कौन सी थी, नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, और कौन सी अन्नामलाई की पहाड़ियां, और कार्डम की पहाड़ियां, है ना, पढ़ा था ना। और इसके अंदर कौन सी, ये एक महेंद्रगिरी है, और नल्ला मलाई है, और वेली कोडा है, और कौन सी पाल कोडा, है ना। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत के हमने कितने वर्गीकरण में बांटा था प्रायद्वीपीय भारत को, 3। सबसे पहले कौन सा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, है ना, और उसके बाद दक्कन का पठार, है ना? दक्कन का पठार हो गया पूरा। अब देखो उत्तरी पूर्वी, 3 नंबर है ना, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें 1 नंबर देखो मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, इसमें देखो मेघालय के पठार, यह मेघालय का पठार है, यह पठार यह पठार मूलतः दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार का पूर्वी भाग है। इस पठार में आगे, इस पठार में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है। सवाल पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है, मेघालय के पठार का भाग है। और सबसे पूर्व में कौन सी होगी और पश्चिम में कौन सी होगी। उसके बाद देखो खासी पहाड़ियां या खासी पहाड़ियों के दक्षिण में, के दक्षिण में चेरापूंजी, खासी पहाड़ी या पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी व मासिनराम, चेरापूंजी व मासिनराम स्थित है।
जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, और भारत की भी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? मासिंगराम व चेरापूंजी है। और एक स्थान पूछे तो वो है मासिंगराम है, अलग से क्वेश्चन लिख देना, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिंगराम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिंगराम। और किन पहाड़ियों का भाग है? खासी पहाड़ियों का भाग है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। आगे बढ़ो। इसे मेघालय के पठार, इसे शिलांग का इसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है। ये हो गया अगला 2 नंबर। इतने करने का बनाना। दूसरा करबी एक कौन का पठार है ना, ये स्थित है असम में। करबी एंगलोंग का पठार, इसमें देखो यह असम राज्य में है। इसका विस्तार किस राज्य में? असम राज्य में। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत का महत्व, प्रायद्वीपीय भारत का महत्व या प्रायद्वीपीय पठार का महत्व सकते हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण का पठार। इसका अधिकांश विस्तार भारत के किस दिशा में? दक्षिण में। महत्व में देखो 1 नंबर खनिज। हाँ, एक नंबर देखिए खनिज। अब खनिज कैसे? यहाँ पर एक तो ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, इग्नियस या नाइस की चट्टानें पाई जाती है। और ये दूसरा इसका निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में? गोंडवाना में। जैसे ये प्राचीन भाग है, कैसा? प्राचीन। तो यहाँ पर भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। और भारत का 98% कोयला वो भी कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना काल का प्रायद्वीपीय पठार में। तो लिख दो यहाँ पर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट, नाइस, सोना पत्थर, सोना पत्थर आदि आदि कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आगे बढ़ो। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार खनिजों की दृष्टि से
खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। अगर भारत का गोंडवाना कालीन 98% कोयला, 98% कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लोहा, मैंगनीज, अब्रक, बॉक्साइट आदि है। एक नंबर खनिज, 2 नंबर वन। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में सागवान, साल, शीशम, संदन आदि वन पाए जाते हैं। अगला देखो कृषि है। आपने पढ़ा उत्तरी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़। और यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। तो इस प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा को और क्या कहते हैं? काप मृदा है। तो देखिए काप मृदा, और इसको क्या कहते हैं? रेगल मृदा। और इसको क्या कहते हैं? कपासी मृदा है ना। काली मृदा के अन्य नाम काप मृदा भी कहा जाता है, रेगल मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। पठारी प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। और काली मृदा आगे काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अतः यहाँ पर
कपास की खेती व गेहूं की खेती की जाती है। अगले, इस पठारी प्रदेश में साय कहवा रबर आदि की खेती भी की जाती है। अगला जल विद्युत। इस पठारी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली कई नदियां नीचे उतरते समय झरनों का निर्माण करती है। नीचे उतरते समय झरनों का निर्माण करती है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अब देखो 4 नंबर बिंदु 3 पूरे हो गए। सबसे पहले कौन सा आया? उत्तर तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको कहा गया हिमालय, और उसके बाद बड़ा उत्तरी मैदान, और उसको कहा जाता था मध्य भारत का मैदान, और इसके बाद कौन सा बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, और अब चलेंगे थार का मरुस्थल। 4 नंबर देखो, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। ये भारत के 4 राज्यों में है। कौन कौन से? एक तो गुजरात में, और एक राजस्थान में, एक पंजाब में, और एक हरियाणा। भारत के कितने राज्यों में ये? 4। कौन कौन से? एक तो गुजरात, और एक राजस्थान, और एक पंजाब और हरियाणा। और गुजरात का भाग है वो उत्तरी भाग है। कौन सा भाग? उत्तरी भाग, जिसको कहते हैं कच्छ का रण, वो वाला भाग। और राजस्थान का भाग है पश्चिमी। कौन सा? पश्चिमी। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग। तो भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में थार का मरुस्थल विस्तृत है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, है ना। और उसके बाद ये किस सागर के अवशेष थे यहाँ पर प्राचीन समय में? टेथिस सागर के अवशेष थे। और वो धीरे धीरे क्या हो गया? प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हो गया? लुप्त हो गया। और वहां पर कौन सा? थार का मरुस्थल स्थित है। और इसके प्रमाण है कि यहाँ पर कौन सी लवणीय झीलें पाई जाती है। वो बताती है कि यहाँ किसके अवशेष थे? टेथिस सागर के अवशेष थे। कौन सी झीलें? लवणीय झीलें। जैसे अपने यहाँ कौन सी पाई जाती है? अपने आसपास लूणी नदी है, पचपदरा झील है ना, डीडवाना झील है ना, ये कैसी है? लवणीय झील है। कैसी? लवणीय है ना।
लवणीय मतलब जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। लूणी नदी तो और यहाँ की प्रमुख नदी है वो है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी। थार के मरुस्थल की प्रमुख, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी। और लूणी नदी मतलब जब कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाट से। कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाट से निकलती, मतलब नागपाट से निकलती है। और उसके बाद इसका प्रवर्तन कहाँ पर होता है? बालोतरा के आसपास। कहाँ? और बालोतरा के आसपास होता है। उस समय यहाँ पर जमीन है वो कैसी है? लवणीय है, क्योंकि यहाँ पर झील पाई जाती है। कौन सी? पचपदरा। कौन सी झील? पचपदरा। और पचपदरा झील एक लवणीय झील है। तो बालोतरा के बाद लूणी का पानी कैसा हो जाता है? खारा। समझ में आएगा? कारण क्या है? पचपदरा झील के कारण, है ना। और जो इस थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी? लूणी, है ना। तो देखो इसमें थार के मरुस्थल का, इसका दूसरा नाम है भारतीय महामरुस्थल, है ना। देखना क्वेश्चन, थार का मरुस्थल कौन, इसको क्या कहते हैं? भारतीय महामरुस्थल या भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। अगले भारतीय, हाँ एक ही बात है। भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। पहला पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात, और क्वेश्चन कर देना कच्छ का रंग, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, और अगला दक्षिणी पंजाब। अगर इस प्रदेश की, इस प्रदेश की, इस प्रदेश की पूर्वी सीमा, इस प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली द्वारा निर्धारित की जाती है। थार के मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पठार है? अरावली का पठार है ना, अरावली पर्वत माला। अगले को मध्य जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प के समय, मध्य जीवी महाकल्प के समय यह भाग, यह भाग समुद्र में डूबा हुआ था। यह भाग समुद्र में डूबा हुआ था, जो टेथिस सागर का हिस्सा था। टेथिस सागर का हिस्सा था। अगले टेथिस सागर के अवशेष, टेथिस सागर के अवशेष खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें एवं
एवं मिट्टी की लवणीयता लवणीयता का होना इसका प्रमाण है। अगले वो यह मरुस्थल दुनिया का सबसे आबाद मरुस्थल है। दुनिया का सबसे आबाद मरुस्थल है, मतलब ये एक ऐसा मरुस्थल है जिस पर सर्वाधिक आबादी निवास करती है। अगले को जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क और इसको कहा जाता है आकल काष्ठ जीवाश्म। आकल काष्ठ जीवाश्म है ना। वह ब्रह्मसर में दबी हुई वनस्पति के अवशेष मिले। अगर इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? लूणी नदी है। अगर इस प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहता है? धोरे कहा जाता है। स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है।